Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि 4 जून को जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन राजस्थान में कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी, कितनी कांग्रेस को मिलेंगी। बीजेपी हैट्रिक बनाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस खाता खोलने में कम से कम कामयाब होगी, इस पर भी मैं कोई दावा नहीं कर रहा। हाँ, पिछले 35 साल की पत्रकारिता के अनुभव पर आज की तारीख यानी 13 अप्रैल को जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे एक चीज साफ तौर पर नजर आ रही है। वो ये है कि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी उसका धीरे धीरे असर हो रहा है, होने लगा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र होने लगा है। कांग्रेस के जातिगत समीकरण की रणनीति काम करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी कि इस चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस नहीं करना, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ना, स्थानीय मुद्दों पर, प्रादेशिक मुद्दों पर लड़ना है और जातीय समीकरणों को आधार बनाकर लड़ना है, उसमें कुछ सीटों पर कांग्रेस आज की तारीख 13 अप्रैल को कामयाब होती दिख रही है। चुनाव प्रचार में अभी पहले चरण में 4 दिन बाकी हैं, सिर्फ 4 दिन। 17 अप्रैल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। और पिछले 10-12 दिन को अगर हम देखें तो कांग्रेस जहां 10-12 दिन पहले खड़ी दिखाई दे रही थी, जिन जिन सीटों पर जहां वो टक्कर में थी, वो टक्कर कहीं वहां बरकरार है। कुछ सीटों पर, कुछ सीटों में कांग्रेस का आकर्षण या उनकी जो आक्रामकता है कुछ बढ़ी है, एक आध सीट में घटी भी है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बराबर का मामला हो गया है। 12-12 फलोदी सट्टा बाजार ने 0 से शुरू किया था, फिर उसके बाद 1 या 2 कांग्रेस की सीटें, फिर 3 से 5 कांग्रेस की सीटों पर आ गया। मैंने आपसे पहले भी अपने एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि राजस्थान में जब जब बिना किसी लहर के चुनाव हुआ, तब तक 2 बार ऐसा हुआ बिना किसी लहर के चुनाव, तब तक बीजेपी और कांग्रेस में बराबर बराबर की सीटें बटी। एक बार कांग्रेस को 13, बीजेपी को 12 मिली, एक बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 12-12 मिली और 1 सीट चली गई थी निर्दलीय के खाते में। और जब जब बिना लहर का चुनाव था लेकिन उसमें एक पार्टी के पक्ष में थोड़ी माहौलबंदी ज्यादा थी, वहां वहां भी वो पार्टी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सीटें जीत पाई, तो 80% सीटें जीत पाई। 20% सीटें यानी 25 का 20% कितना हुआ? 5 सीटें तो हारनी ही पड़ी। इस हिसाब से देखा जाए कि आज का 2024 का लोकसभा चुनाव अगर बिना लहर का है लेकिन बीजेपी के पक्ष में माहौलबंदी है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, तो बीजेपी मैक्सिमम 20 सीटें, कांग्रेस 5 सीटें ले जाने की स्थिति में है अगर वो इतिहास दोहराया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि कम से कम 6-7 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। एकाध जगह प्रधानमंत्री के दौरे के बाद माहौल बदला है, जैसे चूरू में थोड़ा सा बदला है, हमें यह मानना चाहिए, लेकिन बाड़मेर में नहीं बदला है। बाड़मेर में निर्दलीय विधायक जो चुनौती दे रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी, उस पर मोदी जी की खामोशी, मोदी जी की चुप्पी कई रहस्यमय संकेत दे रही है। इसी तरह चूरू आए तो राहुल कसवा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कई तरह के इसमें रहस्यमय संकेत दिखाई दे रहे हैं। इनकी व्याख्या 4 जून को नतीजे आएंगे उसके बाद करना ज्यादा मुनासिब रहेगा और ज्यादा ठोस भी रहेगा। लेकिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री को दौरे पर दौरे करने पड़ रहे हैं, उस ढंग से उसको देखकर लगता है कहीं बीजेपी को भी आशंका तो नहीं सता रही कि राजस्थान भी मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, राजस्थान भी महाराष्ट्र की तरह, बिहार की तरह, कर्नाटक की तरह स्विंग स्टेट में बदल गया है। स्विंग स्टेट में हरियाणा भी बदल रहा है। एक वक्त कहा जा रहा था कि 10 की 10 सीटें, फिर कहा गया कि 8 सीटें, अब कहा जा रहा है 3 या 4 सीटें। राजस्थान में भी एक वक्त कहा जा रहा था हैट्रिक। अब बीजेपी के नेता भी ऑफ रिकॉर्ड ये बात तो मानने लगे हैं कि पूरी 25 तो नहीं आने वाली, कांग्रेस का खाता खुल सकता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल जैसी सीट पर कांग्रेसियों का बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़कर जाना, उसमें से
मिर्धा परिवार के एक दो लोगों का छोड़कर जाना, वो थोड़ा इफेक्ट कर सकता है हनुमान बेनीवाल को। फिर उनको वो बयान भी नहीं देना चाहिए कि गठबंधन तो मतीरे की तरह होता है, 5 नाराज होते हैं, 4 मान जाते हैं तो 5 नाराज हो जाते हैं। खैर वो पॉलिटिक्स अपनी अलग जगह है, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने है, राजस्थान की जनता के सामने बिना लहर के चुनाव में। बीजेपी का कोई संकल्प पत्र राजस्थान की जनता के सामने नहीं है। भजनलाल सरकार को जुम्मा 150 125 कुछ दिन हुए हैं सत्ता में आए, आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद तो आम जनता उनको कोई नंबर भी नहीं दे सकती, उसको लेकर वोट देने भी नहीं जाएगी, उससे नाराज होकर वोट दे भी आएगी। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो जनता की नजर में प्रधानमंत्री हैं, उनके जुमले हैं, उनकी फिक्रेबाजी है, और दूसरी तरफ जनता के सामने कांग्रेस है जिनका घोषणा पत्र है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। अगर गलत बता रहा हूं तो, कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बताइएगा, टोक दीजिएगा, ठीक कर दूंगा मैं अपने आप को, और माफी भी मांग लूंगा अगर मैं आपके तर्क से सहमत हुआ। लेकिन 13 अप्रैल 2024 की दोपहर को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यही मंजर आप लोगों के सामने है। बीजेपी चाहती है कि वोटर वोट देने जाए तो कमल का निशान हो, उसके दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हो, और वो कुछ नहीं सोचे। अमृतकाल 2047 में भारत क्या होगा, हैट्रिक बनाएंगे तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत हो जाएगी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बस यही सोचे। कांग्रेस चाहती है कि वोटर वोट देने जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखे और कंपेयर करे बीजेपी के पिछले 10 साल के शासन को, या अशोक गहलोत के शासन से कंपेयर करे कि चिरंजीवी योजना कैसे बंद हो गई, इससे कितना नुकसान हो रहा है, और तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस चाह रही है कि वोटर अपने उम्मीदवार को देखे, अपने जिले की बदहाली को देखे, अपने मोहल्ले को देखे, अपने पड़ोसियों को देखे, और फिर वोट देने जाए। लेकिन ये सब चुनाव प्रचार तक 17 अप्रैल 2004 की शाम 5 बजे तक ये सब ठीक है। 5 बजे के बाद 17 अप्रैल को शाम को 5 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह वोटिंग शायद 7 बजे से या 8 बजे से या जब भी है, तब तक के बीच में जो कुछ होता है वो बहुत बहुत मायने रखता है, और वहीं बीजेपी खेल कर सकती है ना। आप गलत समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कि तब बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता होता है वो सक्रिय होता है। बीजेपी का वोटर, बीजेपी का समर्थक खुद वोट देने जाता है, अपने पड़ोसी को भी साथ लेकर जाता है। बूथ पर बीजेपी का एजेंट पूरे टाइम बैठता है, और बूथ पर कार्यकर्ताओं को जो इससे पहले जो दिया गया है लक्ष्य की एक कार्यकर्ता कम से कम 10 बेनिफिशियरी से मिले, 10 लाभार्थियों के पास जाकर उनसे बात करे, उनको समझाने की कोशिश करे। यहां कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने बढ़त ले रखी है। फिर गर्मी अपना असर दिखाएगी। जब मैं वीडियो बना रहा हूं जयपुर में तो मुझे पसीना आ रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। बाड़मेर में तो कल 42-43 डिग्री टेम्परेचर था। 19 अप्रैल को टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, तो इसका भी वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ सकता है। और वैसे भी बड़ा उदासीन सा वोटर दिख रहा है, बड़ा उत्साहहीन है, बड़ा ठंडा चुनाव दिख रहा है। तो ठंडे चुनाव में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप यकीन मानकर चलिए। कल परसों एक और वीडियो बनाऊंगा तो इस पर, सिर्फ इस मुद्दे पर बात करेंगे। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।